नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी के नाम से जुड़ता है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी बाजीगरी का जवाब नहीं, वो हर बाजी को पलटने का दमखम रखते हैं। अब सबकी नजरें बिहार पर हैं। नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ। आज बिहार के बाजीगर में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाकर साबित कर दिया है कि वो पूरे देश के लिए राजनीति के सबसे बड़े बाजीगर हैं। लेकिन अब चुनाव बिहार में होने जा रहा है तो कसौटी भी बिहार ही बन रहा है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए तमाम गिफ्ट दिए। अब सवाल है कि बिहार से उन्हें रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा। इस साल की शुरुआत में ही बीजेपी ने एक तरफ दिल्ली फतह किया तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में भी बीजेपी की विजय पताका लहराती चली गई। आज बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हैं, जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में रह चुके हैं। लेकिन बिहार बीजेपी की दुखती रग है। यहां पिछले 20 साल में करीब 15 साल तक बीजेपी सत्ता में रही, लेकिन हमेशा नीतीश कुमार का जूनियर पार्टनर बनकर। भले ही सीटों के मामले में बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मात दे दी, लेकिन नेतृत्व तो नीतीश के पास ही रहा। बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इसीलिए सवाल है कि देश के अलग अलग राज्यों से चला आ रहा बीजेपी का विजय रथ क्या पाटलिपुत्र में भी पहुंचेगा? क्या बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलेगा? क्या बीजेपी इतनी सीटें ला पाएगी कि अगर नीतीश कुमार नाराज भी हो जाएं, तो भी बीजेपी के सीएम बनने में कोई अड़चन ना हो? बीजेपी इन सवालों के जवाब में जिस एक चेहरे की तरफ देखती है, वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। 2025 का आगाज बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहा। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका। 1998 के बाद से ही दिल्ली की सत्ता के लिए तरसती बीजेपी को इस बार जीत मिली। अब साल के आखिर में चुनाव बिहार में है। दिल्ली में तो बीजेपी ने शुरुआती 5 सालों तक राज किया भी था। बिहार में बीजेपी के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली सत्ता की बहार आई नहीं है, जो पार्टी के नेताओं के ख्वाबों में बसी है। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद बिहार की बारी है।
ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। वैसे बीजेपी आज बिहार में भी एक ताकतवर राजनीतिक दल है। उसके विधायकों की संख्या 74 है, जो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन 74 का आंकड़ा ऐसा नहीं है कि बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बन सके। लोकसभा चुनावों में पिछले 3 चुनावों से बिहार में लगातार जीत का झंडा बुलंद करने वाली बीजेपी के लिए विधानसभा का रास्ता आसान नहीं रहा। अब 2025 बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। एनडीए की सरकार कहने के लिए बीजेपी साल 2005 से ही बिहार की सत्ता में ज्यादातर समय रही है, लेकिन जूनियर टीम बनकर ही। भले ही पार्टी विधायकों के लिहाज से बड़ी हो गई हो, एक तरफ हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर ओडिशा जैसे राज्यों में सत्ता की जूनियर पार्टनर रही बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री वहां बना लिया है, लेकिन बिहार में यह मुमकिन नहीं हो पाया है। इस नामुमकिन को मुमकिन करने की चुनौती है। ये चुनौती विरोधी दलों से भी है और सहयोगियों से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार से पहला चुनावी परिचय 2014 के लोकसभा चुनावों में हुआ। उस परिचय पर बिहार ने दिल खोलकर साथ दिया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के साथ लगातार जुड़े रहे। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी 53 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, जबकि इस साल ही 7 बार बिहार घूम चुके हैं। इस लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल में करीब 5 बार बिहार जरूर जाते हैं। इस साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना, सारण से लेकर दरभंगा संभाग में भ्रमण कर चुके हैं। दरभंगा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई पराक्रम होगा। हम सभी अनुग्रहित हैं। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार बिहार दौरे के पीछे जहां एनडीए की जीत पक्की करनी है, वहीं बीजेपी के दिल का एक कोना अपने मुख्यमंत्री के बारे में भी सोचता होगा। बीजेपी ये भी जानती है कि उसके हर मंसूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम से होकर गुजरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के एजेंडे पर विकास के जरिए लोगों का दिल जीतना सबसे ऊपर है। इसीलिए मोतिहारी से बिहार के लिए 7,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इनमें रेलवे, सड़क, तकनीकी पार्क, पावर और गैस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इनमें कृषि और ग्रामीण विकास से जोड़कर कई पिछड़े जिलों और किसानों को ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया है। मिथिलांचल में मखाने की खेती को बल देने के लिए मखाना बोर्ड बनाया गया। विकास के साथ भ्रष्टाचार का खात्मा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में है, क्योंकि बगैर भ्रष्टाचार खत्म किए बिहार में बेहतर निवेश की संभावना बनेगी नहीं। जिस राज्य में राजनीति जाति और धर्म के नाम पर उलझी हुई हो,
वहां लोगों की आंखों में बुनियादी परिवर्तन के सपने ही जाति धर्म की राजनीति की काट हो सकते हैं। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में विकास के सपने पलते हैं। फिर बिहार से उनका रिश्ता शुरुआती भरोसे का भी है। 2013 में जब बीजेपी ने मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया था, तो पीएम मोदी राज्य दर राज्य घूम रहे थे। उसी कड़ी में 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में मोदी की हुंकार रैली थी। लेकिन उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते उससे पहले ही पटना रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर मौजूद सुलभ शौचालय के पास एक बम धमाका हुआ। उसके बाद गांधी मैदान और आसपास भी 6 जगहों पर धमाके हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 89 लोग घायल हो गए। जिस वक्त धमाके हुए उस वक्त बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने मंच संभाल रखा था। उन धमाकों के बारे में पहले कहा गया कि पटाखे छोड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात पुलिस ने पटना हवाई अड्डे पर ही उन्हें सलाह दी कि वो रैली में ना जाएं। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी पटना में ही मौजूद थे। गुजरात पुलिस ने रैली स्थल पर जाकर नेताओं के लिए निकासी योजना का भी खाका तैयार किया। इस बीच मोदी और राजनाथ सिंह ने मिलकर तय किया कि वो रैली में जाएंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की ये बिहार में पहली रैली थी। मोदी ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि बाद में कोई ये कहे कि धमाकों के कारण उन्होंने रैली रद्द कर दी। भाइयों बहनों, हनुमान जी ने जामुनवंत को उसकी याद दिलाई थी, उसकी शक्ति का स्मरण करवाया था, उसके पूर्वजों का पराक्रम याद कराया था। और जामुवंत जी ने हनुमान जी से कहा था, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाया, का चुप साधी रहो बलवाना। अपने लंबे सिलसिलेवार भाषण में पीएम मोदी ने विस्फोटों की कोई चर्चा नहीं की। इसके पीछे मकसद था कि लोग घबराएं नहीं, क्योंकि घबराहट में भगदड़ मचने की आशंका थी। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से एनआईए जांच की मांग की थी। नीतीश कुमार कुछ समय पहले ही बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग हुए थे। अटल जी के समय में एक बात दूसरी थी, विवादित मसलों को किनारे कर दिया गया था और सचमुच देश को एक लोकतांत्रिक ढंग से चलाने की बात हो रही थी और एक कोalition एरा था, तो ठीक ढंग से ठीक समझदारी के साथ कोalition चल रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का रुख बदल गया। नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाता तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई की तर्ज पर चलता रहा है।
वाजपेयी की सरकार में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त तक नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बड़े मुरीद थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसी वक्त मोदी को दिल्ली आने का न्योता दे दिया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने तय किया कि वो दिल्ली चलेगी, तो पटना में नीतीश कुमार ने अड़ंगा लगा दिया। दरअसल 2005 में बीजेपी से गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ तो पसंद था, लेकिन मोदी के नाम से वो दूर छिटकते थे। 2009 में लुधियाना में एनडीए की चुनावी रैली में जब मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ अपने हाथ में लेकर खड़ा किया, तो इससे भी नीतीश कुमार असहज हो गए। हद तो तब हो गई जब नीतीश कुमार ने साल 2011 में बीजेपी नेताओं को दिया गया रात्रि भोज रद्द कर दिया। इसके पीछे कारण बीजेपी की तरफ से जारी किए गए पोस्टर को बताया गया, जिसमें 2009 वाली मोदी नीतीश कुमार की तस्वीर थी। यानी तब तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साए से भी दूर रहना चाहते थे। लेकिन साल 2014 के चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत ने नीतीश कुमार को जमीनी हकीकत का एहसास करा दिया। हालात ऐसे हैं कि आज की तारीख में चुनाव के बाद की परिस्थिति के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी धीरे धीरे ये चीजें सेटल करेगी, अभी इवोल्व भी करेगी चीजें। आज की हालत में एक हवा पैदा करने की कोशिश की गई, आप जिसको देखते हैं ना कि एक बिल्कुल, और मैंने इसलिए कहा है, हम फिर वहां पर आएंगे कि देखिए जो कंट्री का मूड था, उस मूड के अनुरूप जो लार्जेस्ट अपोजिशन था उनको एक्ट करना चाहिए था। उन्होंने एक्ट नहीं किया उसके अनुरूप। वो एक साथ दो गोल प्राप्त करना चाहते हैं, एक बार में एक चीज हासिल होती है। कांग्रेस को वो डिस्प्लेस कर सकते थे, हटा सकते थे सत्ता से, तो लेकिन ऐसा करने के लिए उनको ब्रॉडर कोalition, ब्रॉडर अलायंस, सबकी सहमति से किसी नेता को सामने रखना चाहिए था। अगर उनको अपना बहुमत मिल जाए तो फिर अपनी मर्जी का नेता देश के सामने लाएं। 2014 का लोकसभा चुनाव, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों के विश्वास का दूसरा नाम था, वहीं लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के लिए एक बड़ा झटका था कि बिहार के लोग इन्हें अपने सबसे पसंदीदा दलों में नहीं रखते। बीजेपी ने बिहार में 22 सीटें जीत ली, तो एलजेपी ने 6 सीटें जीती, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 3 सीटें मिली। यानी एनडीए ने खुद ही 40 में से 31 सीटें जीत ली। दूसरी तरफ लालू यादव की आरजेडी को 4 सीटें मिली, तो कांग्रेस को 2, वहीं 2 सीटें ही नीतीश कुमार की पार्टी को भी मिली। इससे लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को लग गया कि अगर अलग अलग लड़े तो फिर लड़ने लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए साल 2015 के विधानसभा चुनावों के लिए बिहार की राजनीति के दोनों दिग्गज नेताओं ने हाथ मिला लिया। दो 2015 के उस विधानसभा चुनाव में लालू और नीतीश के साथ में कांग्रेस का हाथ भी आ गया, और इस तरह बने विपक्षी महागठबंधन ने उस चुनाव में बीजेपी को हरा दिया। जहां महागठबंधन ने 179 सीटें जीत ली, जिनमें आरजेडी को 80, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 28 सीटें मिली थीं। वहीं एनडीए को 58 सीटें ही मिल पाईं, जिनमें बीजेपी को 53 सीटें, एलजेपी और आरएलएसपी को 2-2 सीटें और हमको 1 सीट मिली। जबकि हम बनाने वाले जीतन राम मांझी को 2014 लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, और तो और उस चुनाव में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया था।
जब जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। राजनीति का एक सिद्धांत यह भी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए जब जितन राम मांझी मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की शरण में गए तो पीएम मोदी के लिए वो एक मौके की तरह आए। पीएम मोदी ने साल 2015 के चुनाव में मांझी को चुनावी मुद्दा तो बनाया, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। लालू और नीतीश की जोड़ी के सामने सारे समीकरण नाकाम हो गए। साल 2015 में विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी को लग गया कि जब तक लालू नीतीश की जोड़ी रहेगी तब तक उन्हें हराना और सत्ता में भागीदार बनना आसान नहीं होगा। इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार पर डोरे डालना शुरू कर दिया। वो कोशिश कारगर रही और 2017 के जुलाई महीने में नीतीश कुमार महागठबंधन से निकलकर एनडीए में शामिल हो गए। इसकी एक बड़ी वजह लालू यादव का लगातार नीतीश कुमार पर जुबानी हमला था। जनवरी 2016 में बिहार में खराब कानून व्यवस्था के लिए आरजेडी के सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार का नाम लेकर दोषी ठहराया कि गृह मंत्रालय तो उनके ही पास है। बीच में खबर आई कि लालू यादव खुद ही सीनियर अधिकारियों को बुलाकर तेजस्वी के आवास पर बैठकें कर रहे हैं। सितंबर 2016 में जेल से बाहर आने के बाद बाहुबली आरजेडी नेता शहाबुद्दीन ने कह दिया कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। और हद तो तब हो गई जब उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में इस्तीफे की मांग होने लगी और तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं थे। शहाबुद्दीन प्रकरण के बाद ही ये साफ होने लगा था कि महागठबंधन में नीतीश कुमार सहज नहीं है। उसके बाद उनके कई फैसले उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके बदले रुख की राजनीतिक झलक दिखाने लगे। सितंबर 2016 में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की तो नीतीश कुमार खुलकर मोदी सरकार के समर्थन में आ गए, जबकि कांग्रेस और आप जैसी विपक्षी पार्टियों ने अप्रत्यक्ष रूप से इसका सबूत मांगा। नवंबर 2016 में नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी दलों से अलग रुख अपनाकर नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया कि ये काला धन के खिलाफ एक अच्छा कदम है। पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को इस समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। जनवरी 2017 में जब पटना में गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर आए तो न सिर्फ एक दूसरे की तारीफ की बल्कि हंसी मजाक के मूड में भी दिखे। उसी साल जुलाई महीने में राष्ट्रपति चुनाव के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का भी नीतीश कुमार ने समर्थन किया। ये सारी घटनाएं जिस तरफ इशारा कर रही थी वही हुआ और नीतीश कुमार फिर से एनडीए के हो गए। जिस बिहार को बीजेपी ने 2015 में गंवा दिया था उसको 2017 में नीतीश के जरिए ही सही हासिल कर लिया। आज नीतीश कुमार पीएम मोदी के सबसे बड़े मुरीद हैं। जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बोली भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही विकास पुरुष की बन चुकी थी।
उनसे 4 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की छवि भी 5 साल में सुशासन बाबू की बन गई। हालांकि इस बीच नीतीश कुमार 2022 में एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ही आ गए और जब से आए हैं तब से नीतीश कुमार यही बात कर रहे हैं कि अब जीना यहाँ और मरना यहाँ, मोदी के सिवा जाना कहाँ। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। एक वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुस्सैल तेवर दिखाने वाले नीतीश कुमार अब की बार बेहद नरम दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर नीतीश के रुख को देखें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नरम दिखते हैं, बल्कि कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नीतीश कुमार अपनी संपूर्ण निष्ठा दिखाते हैं। उनके रुख से ये भी साफ होता है कि वो अब बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक पारी का निर्वाह करेंगे। ये तस्वीर तब की है जब प्रधानमंत्री मोदी को साल 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए ने अपना नेता चुना था। बीजेपी को पीएम मोदी के नेतृत्व में तब 240 सीटें ही मिल पाई थी, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए थीं। लेकिन नीतीश कुमार अपने 16 सांसदों के साथ इस भाव में कभी नहीं दिखे कि सरकार उनकी मदद से चल रही है, बल्कि वो पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपना पूरा विश्वास जता रहे थे। बीजेपी के सामने नीतीश कुमार एक ताकत भी हैं और एक कमजोरी भी। वो ताकत इसलिए है कि नीतीश से गठबंधन में बीजेपी फली फूली है। वो ताकत इसलिए भी है कि उनकी तरह नरेंद्र मोदी की भी साफ छवि है। लेकिन वो कमजोरी इसलिए बन जाते हैं कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक बीजेपी के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाने के आसार कमजोर पड़ जाते हैं। अब सवाल है कि इस चुनाव के बाद क्या होगा। अगर एनडीए जीत गई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या फिर कुछ और समीकरण होगा। एनडीए में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि सुशासन की कोशिश में लगे ईमानदार राजनेता की है, जो वंशवाद की राजनीति से कोसों दूर है, साथ ही पिछड़ों, अति दलितों और पसमानदा मुसलमानों में भी उनकी गहरी पैठ है। वहीं चिराग पासवान के साथ दलित नेता की छवि जुड़ी है, तो वहीं युवाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। जीतन राम मांझी के जरिए बीजेपी अति दलितों में ये संदेश देने की कोशिश करती है कि वो उनका कितना ख्याल रखती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा से ओबीसी वोट, खासकर कुशवाहा वोटों को साधने की कोशिश होती है। और इन सब के ऊपर बीजेपी में सबसे बड़ा नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिनकी छवि और जनाधार का कोई तोड़ नहीं। अब सवाल है कि पीएम मोदी का हनुमान होने का दावा करने वाले चिराग पासवान का क्या होगा। क्या वो अकेले ही सभी सीटों पर लड़ेंगे जैसा दावा करते हैं, या ये महज चुनावी शिगुफा है। जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। हालांकि एनडीए की चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद विपक्ष का आक्रामक रुख खतरे की घंटी भी बजाता है। पिछले विधानसभा चुनावों में एनडीए ने भले ही चुनाव जीत लिया था, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब तमाम बुनियादी सवालों, खासकर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी के निशाने पर बिहार की नीतीश सरकार है। बिहार जो है सहमा हुआ है
लगातार अपराधी जो हैं घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों के बीच 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बिहार पर हमेशा गड़ी रही, खासकर उसके विकास के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए सबसे पहले विकास का रोड मैप तैयार किया। बिल्कुल शुरुआत में ही उनका ध्यान बुनियादी ढांचे पर रहा। इसके अंतर्गत पुलों के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। साथ ही राज्य में बिजली आपूर्ति बेहतर करने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस किया गया। इसके साथ ही सुदूर इलाके तक 24 घंटे बिजली का सपना साकार होने लगा। उसी तरह गांव-गांव, गली-गली सड़कों की शानदार कनेक्टिविटी भी बन गई। सड़कों की तरह ही रेल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने, सफर का समय कम करने और नई ट्रेनों को बढ़ाने का काम तेजी से हुआ। एक तरफ जहां पटना, बक्सर, सासाराम समेत कई रेलवे स्टेशंस का कायाकल्प हुआ, वहीं कई नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की गई। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में देखें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई। उसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण पर जोर दिया गया। भागलपुर, पटना और गया को उच्च शिक्षा के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की योजनाएं भी शामिल की गईं। पीएम मोदी के प्रयासों से ही कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र की योजनाओं का लाभ ग्रामीण अंचलों तक मिला। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर और पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें सीधे खातों में पहुंची। इसी दौरान बिहार के लिए कई औद्योगिक कॉरिडोर, मल्टी लेन एक्सप्रेसवे और कृषि प्रोसेसिंग हब की नींव रखी गई। साथ ही बरौनी खाद कारखाने को दोबारा तैयार किया गया। तो वहीं धन धान्य योजना के तहत पिछड़े जिलों को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया गया। लखपति दीदी मिशन के तहत हजारों स्वयं सहायता समूहों को फंडिंग दी गई, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हुआ। साल 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासन की बुनियाद में विकास को रखा। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी विकासवादी भूमिका ही सबसे अहम है।